मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, और वो नदियों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के साथ साथ मैंने दूसरी नदी आप लोगों को पढ़ाई थी, चंबल नदी। अगर दोस्तों आप लोगों को नर्मदा नदी या फिर चंबल नदी से कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। लगभग लगभग हम लोगों ने चंबल नदी और नर्मदा नदी इन दोनों को ही समाप्त कर दिया था। कुछ चंबल नदी से संबंधित एक दो फैक्ट बचे हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे जैसे मैं लिखूं ऐसे ऐसे आप लोग भी लिखते चलना। यहां पर दोस्तों चंबल नदी के हम लोग प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर देखना आप लोग प्रभाव, यहां पर प्रभाव जो आपको मिलेंगे, यहां पर प्रभाव देखना आप लोग। एक तो मिलेगा आपको सकारात्मक, तो यहां पर मैं लिखता हूं सकारात्मक, आप लोग भी लिख लेना सकारात्मक, और यहां पर मैं लिखता हूं नकारात्मक। सकारात्मक और यहां पर आपको मिलेगा नकारात्मक। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देखना, सकारात्मक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर होता है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध। क्या होती है? सिंचाई की, यहां पर लिखना आप लोग सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई पूछे कि सिंचाई की सुविधा कहां पर उपलब्ध होती है, तो आप लोग बता देना। यहां पर कोई पूछे आप लोगों से कहां पर, तो आप लोग बता देना मध्य भारत के क्षेत्र में। कहां पर बताओगे? मध्य भारत के क्षेत्र में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में। तो यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप लोग भी लिखते चलना। तो यहां पर मैंने लिख दिया मध्य भारत के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों हम लोग नकारात्मक की बात करते हैं। नकारात्मक देख लो आप लोग। नकारात्मक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो ये जो चंबल नदी है ये करती है बीहड़ों का निर्माण। क्या करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना बीहड़ों का निर्माण। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ये जो बीहड़ों का निर्माण होता है, ये होता है अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों अवनालिका अपर्दन। क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अवनालिका अपर्दन यहां पर मैंने लिख दिया। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगर यहां पर आप लोगों से कोई पूछे कि मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं बीहड़ प्रभावित जिले। तो यहां पर आप लोग भी लिख लेना बीहड़ प्रभावित, बीहड़ प्रभावित जिले। यहां पर दोस्तों बीहड़ प्रभावित जो जिले मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेगा श्योपुर। श्योपुर के साथ साथ यहां पर मिलेगा आपको मुरैना, और मुरैना के साथ साथ आपको मिलेगा विंड। ये जिले मुख्य रूप से मिलेंगे आपको, जहां ये जो जिले हैं ये बीहड़ प्रभावित जिले हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देखना, इस मुरैना की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मुरैना जिले के बारे में कहा जाता है मुरैना जिले में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक मृदा अपर्दन होता है। तो यहां पर आप लोग याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं सर्वाधिक मृदा अपर्दन। तो इसे आप लोग याद रखना। अब दोस्तों यहां पर हम लोगों ने देखा प्रभाव, देखा प्रभाव में हम लोगों ने सकारात्मक देखा, और हम लोगों ने क्या देखा? नकारात्मक। सकारात्मक मैंने आपको बताया। सकारात्मक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। कोई आप लोगों से पूछे कि कहां पर कराता है, तो आप लोग बता देना मध्य भारत के क्षेत्र में। कहां पर कराता है? मध्य भारत के क्षेत्र में कराता है। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक प्रभाव ये है कि ये बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी। और दोस्तों ये जो बीहड़ों का निर्माण होता है ये होता है अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा होता है। और दोस्तों या फिर मैं कहूं इसे अवनालिका अपर्दन। तो यहां पर आप लोग लिख लेना अवनालिका अपर्दन।
उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है बीहड़ प्रभावित जिले, ये जो बीहड़ प्रभावित जिले आपको मिलेंगे, ये मिलेगा श्योपुर, मुरैना और क्या मिलेगा आपको भिंड। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया मुरैना के बारे में, तो जो मुरैना जिला है वह सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है मुरैना जिले में, तो इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी चंबल नदी। चंबल नदी से अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया नर्मदा नदी, हम लोगों ने पढ़ ली, हम लोगों ने चंबल नदी भी पढ़ ली। अब हमारी जो नदी है उस नदी का नाम आपको मिलेगा बेतवा नदी। क्या? बेतवा नदी। तो आप लोग हेडिंग लगाना बेतवा नदी, बेतवा नदी। तो यहां पर लिखना आप लोग बेतवा नदी। यहां पर बेतवा नदी सबसे पहले मैं बनाता हूं डायग्राम, आप लोग भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना। ऐसे ही डायग्राम बनाना दोस्तों आप लोग। अब यहां पर यह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की मैं आप लोगों से बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप लोग देखोगे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किस नदी की? बेतवा नदी की। हम लोग बेतवा नदी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह जानना है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? उद्गम जानेंगे कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बेतवा नदी की बात करूं तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है, यहां पर देखना, यहां पर आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा कुमरा गांव। तो यहां पर आप लोग लिख लेना कुमरा गांव। ये दोस्तों जो कुमरा गांव है ये मिलेगा आपको रायसेन जिले में। कहां पर मिलेगा? रायसेन जिले में। दोस्तों या फिर मैं कहूं आप लोगों से यहां पर, आप लोग लिख लेना विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर आप लोग लिख लेना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये जो दोस्तों आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कुमरा गांव से, और कुमरा गांव कहां पर मिलेगा आपको? रायसेन में। और रायसेन या फिर मैं कहूं आप लोगों से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से क्या होता है? उद्गम किसका होता है? बेतवा नदी का। अब देखना जो आपकी बेतवा नदी है कैसे बहती हुई जाती है। यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर ऐसी जाती हुई ऐसी मिलेगी ये आप लोगों को। ठीक है, ऐसी जाएगी ये। और दोस्तों ये जाकर मिल जाती है, यहां पर मिलेगी आपको यमुना नदी। कौन सी नदी मिलेगी? यमुना नदी। और यहां पर जो यमुना नदी है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां पर आप लोग लिख लेना यमुना नदी, यमुना नदी, और ये रही आप लोगों की गंगा नदी, गंगा नदी। अब दोस्तों ये जो नदी है बेतवा नदी, ये जाकर यमुना नदी में तो मिलती है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो आप लोग यहां पर एक जगह का नाम बता देना, जिस जगह का नाम मिलेगा आपको हमीरपुर। क्या नाम मिलेगा? हमीरपुर। और ये हमीरपुर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने यहां पर देखा बेतवा नदी का उद्गम देखा हम लोगों ने, कुमरा गांव कहां पर मिलेगा? रायसेन में मिलेगा। रायसेन या फिर मैं कहूं आप लोगों से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से किसका उद्गम होता है? बेतवा नदी का। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि नदी कहां पर जाकर मिलती है, तो आप लोग यहां पर बता देना यमुना नदी में जाकर मिलती है। यमुना नदी में किस जगह पर जाकर मिलती है, तो आप लोग बता देना हमीरपुर। और हमीरपुर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करते हैं। यहां पर आप लोग सहायक नदियां देखना, जैसे कि यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी सहायक नदी मिलेगी, जिस नदी का नाम मिलेगा आपको यहां पर बीना। क्या नाम मिलेगा? बीना। बीना के बाद आप लोग देखना इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा जामनी, और एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा धशान। बीना, जामनी और धशान, इसकी ये सहायक नदियां आपको मिलेंगी। तो ये आप लोग लिख लेना सहायक नदियां। उसके बाद दोस्तों
हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग यहां पर देखना, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात करते हैं। बेतवा नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर स्थित है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको सांची। सांची, और सांची आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। उसके आगे दोस्तों आप लोग चलोगे तो यहां पर आपको मिलेगा विदिशा। क्या नाम मिलेगा? यहां पर मिलेगा विदिशा। तो यहां पर आप लोग लिख लेना विदिशा। विदिशा के बाद दोस्तों आप लोग आगे चलोगे तो आगे यहां पर आपको मिलेगा एक नाम, जिसका नाम यहां पर मिलेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। नाम आपको मिलेगा चंदेरी। क्या नाम मिलेगा? चंदेरी। और दोस्तों ये जो चंदेरी है ये मिलेगी आपको अशोकनगर में। कहां पर मिलेगी? अशोकनगर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अशोकनगर। मैंने लिख दिया अशोकनगर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखोगे तो इसी नदी पर स्थित यहां पर एक नाम मिलेगा आपको, जिसका नाम आपको मिलेगा ओरछा। बहुत फेमस है, आप लोग याद रखना। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के किनारे पर किस नदी के तट पर बसा है, तो आपको पता होना चाहिए किस नदी के तट पर बसा है। यहां पर आप लोग बता देना किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? बेतवा नदी का उद्गम देखा। उद्गम कहां से होता है? कुमरा गांव। कुमरा गांव कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। या फिर मैं कहूं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से क्या होता है? उद्गम होता है किसका? बेतवा नदी का। बेतवा नदी कहां पर जाकर मिलती है? तो आप लोग बता देना। बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है। किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो आप लोग बता देना हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां देखी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीना। वीना के बाद हम लोगों ने देखी जामनी। जामनी के साथ साथ मैंने बताया आपको दशा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ शहरों के नाम बताए बेतवा नदी के किनारे मिलेंगे, जैसे कि मिलेगा आपको सांची। सांची कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलेगा आपको। ये रायसेन जिले में मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया विदिशा। विदिशा कहां पर मिलेगा आपको? बेतवा नदी के किनारे मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया आपको चंदेरी। ये रहा आपका चंदेरी। चंदेरी जो दोस्तों है वो आपको मिलेगा अशोकनगर जिले में। कहां पर मिलेगा? अशोकनगर जिले में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया आपको ओरछा। ओरछा जो है वो किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे आपको मिलेगा। तो यहां पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें देख ली, और हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूं इस नदी से संबंधित। तो यहां पर ये अशोकनगर में यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है? मैं यहां पर लिख देता हूं अशोकनगर। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग यहां पर लिखना। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो सही है कि गलत? क्या सही है? तो इसे आप लोग याद रखना, ये सही है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोग भी लिखते चलना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यहां पर दूसरा पॉइंट लिखना आप लोग। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं ये जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में दो दो बार बहती है। क्या मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में दो दो बार बहती है? तो आप लोग देख लेना। यहां पर ये देख रहे हो आप लोग, मध्य प्रदेश में एक बार बह लिया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप लोग लिखना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में दो दो बार बहती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना दो दो बार बहती है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में दो दो बार बहती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आप लोग लिखना, बेतवा नदी के बारे में कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्या? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। उसके बाद दोस्तों इसे कहा जाता है, यहां पर अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे, इसे कहा जाता है
मध्य प्रदेश की गंगा। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है, क्या मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बता देना कि इसलिए कहा जाता है, ये जो वेतवा नदी है, जैसे कि आप लोग यहां पर देखना थोड़ा, मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है किसे? वेतवा नदी को। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा वेतवा नदी को क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बता देना कि प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर, ये आप लोग बता देना। तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रदूषण के आधार पर। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में दो दो बार बहती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक एक बार मध्य प्रदेश में, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी के बारे में कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की गंगा। ये जो बेतवा नदी है इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बता देना प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग देखना, यहां पर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे आप लोग देखोगे, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात करते हैं लंबाई एवं विस्तार की। तो यहां पर आप लोग लिख ला लंबाई एवं विस्तार। लंबाई एवं विस्तार की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी की कुल लंबाई आपको मिलेगी, बेतवा नदी की कुल लंबाई दोस्तों आपको मिलेगी 480 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 480 किलोमीटर मिलेगी। परीक्षाओं में कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बेतवा नदी की कुल लंबाई आप लोग बता देना 480 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 480 किलोमीटर आप लोग बता देना। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं विस्तार की। अगर मैं आप लोगों से चंबल नदी के विस्तार की बात करूं तो चंबल नदी का जो विस्तार आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहां पर आप लोग लिख लेना उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आप लोग बता देना बेतवा नदी की लंबाई एवं विस्तार। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चंबल नदी के उपनाम की। किसकी बात करते हैं? उपनाम की। तो यहां पर मैं कुछ उपनाम लिख रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें आप लोग देख लो। उपनाम, ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी का नाम दोस्तों एक तो मिलेगा आपको वैत्रवती, वैत्रवती। इसके साथ साथ आपको एक नाम और मिलेगा, इसका नाम आपको मिलेगा शिव की पुत्री, और इसका नाम एक और मिलेगा आपको विंध्यवासिनी। यहां पर लिख लेना विंध्यवासिनी, और एक नाम और मिलेगा यहां पर आपको वैश्य। क्या मिलेगा? वैश्य मिलेगा। तो इतने सारे नाम आपको मिलेंगे किसके? बेतवा नदी के। ये बेतवा नदी के नाम जो है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहला नाम क्या बताया? मैंने बताया आपको वैत्रवती, दूसरा मैंने आपको बताया शिव की पुत्री, तीसरा मैंने आपको बताया विंध्यवासिनी, और चौथा मैंने आपको बताया वैश्य। ये नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने चंबल नदी नहीं सॉरी बेतवा नदी की हम लोगों ने लंबाई एवं विस्तार देखा, और हम लोगों ने यहां पर उपनाम देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग देखोगे तो आगे मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नदी जो मैंने बताई आपको, ये नदी मैंने बताई आपको बेतवा नदी, ये रही आपकी बेतवा नदी। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया बेतवा नदी की एक सहायक नदी है यहां पर, जिसका नाम आपको मिलेगा वीना नदी। वीना नदी। इसी नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा भालकुंड, या फिर मैं कहूं आप लोगों से राहतगढ़।
राहतगढ़ भालकुंड, या फिर मैं कहूं आप लोगों से राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जलप्रपात, ये दोस्तों भालकुंड या फिर मैं कहूं आप लोगों से राहतगढ़ जलप्रपात, और ये आपको मिलेगा बीना नदी पर। कहां पर मिलेगा? बीना नदी पर। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप लोग बता देना ये मिलेंगे आपको सागर जिले में। कहां पर मिलेगा? सागर जिले में। तो यहां पर आप लोग लिख लेना सागर जिले में। अब दोस्तों यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो फिर दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहां पर हम लोग एक बार फिर से आप लोग देख लो, मैंने आपको पढ़ाई है बेतवा नदी, ये रही आपकी सारी की सारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का मैंने उद्गम बताया, मैंने आपको समागम बताया, मैंने आपको सहायक नदियां बताई, मैंने किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम भी बताए, उसके बाद मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताए, उसके बाद मैंने आपको लंबाई एवं विस्तार भी बताया, उसके बाद मैंने आपको उपनाम भी बताए, और उसके बाद यहां पर मैंने आपको जलप्रपात भी बताया। इसी के साथ हम लोग बेतवा नदी हमारी समाप्त तो होती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे केन नदी। तो आप लोग हेडिंग लगाना केन नदी। यहां पर दोस्तों आप लोग देखोगे केन नदी आपको मिलेगी। केन नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो केन नदी ऐसी जाती है और ये जाकर मिलती है दोस्तों, यहां पर आप लोग देखना, ये जाकर मिलती है यमुना नदी में। किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और गंगा नदी कहां पर जाकर गिरती है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अब यहां पर देखना आप लोग, यहां पर ये केन नदी मिलेगी और केन की एक सहायक नदी मिलेगी आपको, उर्मिल नदी। उर्मिल नदी, ये रही आपकी केन नदी। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई पूछे कि केन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप लोग बता देना ये उद्गम जिसका होता है यहां पर आपको मिलेगा कटनी। कटनी, या फिर मैं कहूं आप लोगों से कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी। और या फिर मैं कहूं आप लोगों से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अगर आप लोगों से कोई पूछे कि केन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप लोग बता देना कटनी से। कटनी, या फिर मैं कहूं आप लोगों से कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी, या फिर अगर परीक्षा में कटनी और कैमूर की पहाड़ी नहीं आता है, तो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग बता देना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। वैसे तो ऑप्शन में यही आना चाहिए, अगर इन केस अगर ये नहीं आते हैं तो फिर क्या आएगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलेंगे आपको, वो देख लो। यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई पूछे कि पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप लोग बता देना ये मिलेगा आपको पन्ना में। कहां पर मिलेगा? पन्ना में। उसके बाद आप लोग आगे चलोगे तो यहां पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा, जिस जलप्रपात का नाम आपको मिलेगा रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात। ये रनेह जलप्रपात है दोस्तों, ये मिलेगा आपको खजुराहो में। कहां पर मिलेगा? खजुराहो में। और खजुराहो मिलेगा आपको छतरपुर जिले में। कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको मिलेगा। तो ये रही आपकी केन नदी। केन नदी की अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर देखना, ये मुख्य रूप से छतरपुर में बहती है। क्या? मुख्य रूप से छतरपुर में बहती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मुख्य रूप से छतरपुर में बहती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना मुख्य रूप से छतरपुर में बहती है। उसके बाद यहीं पर देख लो आप लोग, यहीं पर मैं इसके उपनाम बता देता हूं, उपनाम भी आप लोग लिख लेना।
यहां पर आप लोग उपनाम लिख लेना। इसके उपनाम मिलेंगे आपको सुक्तिमती, सुक्तिमती, उसके बाद आपको मिलेगा कर्णवती, और एक और लिख लेना आप लोग दृढ़ावती। सुक्तिमती, कर्णवती, और यहां पर आप लोग लिख लेना दृढ़ावती। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि केन नदी का लंबाई एवं विस्तार की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो केन नदी की जो लंबाई है इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों केन नदी की जो लंबाई मिलेगी वो मिलेगी आपको 427 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 427 किलोमीटर मिलेगी, तो आप लोग याद रखना। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से कोई विस्तार की पूछे तो इसका जो विस्तार मिलेगा आपको किस नदी का? केन नदी का। केन नदी का जो विस्तार मिलेगा आपको वो मिलेगा मध्य प्रदेश में, और उसके साथ साथ कहां पर मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों ये रही आपकी चंबल नदी, चंबल नदी नहीं सॉरी केन नदी। केन नदी से संबंधित आप लोगों का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पूछना है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केन नदी के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगाना आप लोग टॉन्स। कौन सी पढ़ेंगे? टॉन्स नदी। टॉन्स को एक नाम और दिया जाता है, कहा जाता है टमस, और एक और कहा नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है तमसा। कोई आप लोगों से कहे टॉन्स, कोई आप लोगों से कहे टमस, कोई आप लोगों से कहे तमसा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना दोस्तों, नाम एक ही मिलेगा। क्या नाम? एक ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं टॉन्स नदी की। तो टॉन्स नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो टॉन्स नदी यहां से उद्गम होगा इसका। ये चलेगी आपकी टॉन्स नदी, ये टॉन्स नदी। और दोस्तों ये जो टॉन्स नदी है ये जाकर मिलती है, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर कौन सी नदी मिलेगी आपकी? ये यमुना नदी है, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और यहां पर दोस्तों आप लोग देखना ये कौन सी नदी है, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉन्स या फिर टमस या फिर तमसा। तो ये नदी जाकर मिलती है दोस्तों यहां पर, और ये नदी जाकर मिलती है इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद के आसपास जाकर मिलती है। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किस नदी में जाकर मिलती है तो आप लोग बता देना गंगा नदी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गंगा नदी। अब यहां पर दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टॉन्स, टमस या फिर तमसा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो उद्गम यहां पर देखना आप लोग, इसका उद्गम आपको मिलेगा मैयर के पास, मैयर के पास, या फिर मैं कहूं आप लोगों से सतना, या फिर मैं कहूं आप लोगों से सतना, या फिर दोस्तों यहां पर मैं कहूं आप लोगों से कैमूर की पहाड़ी। क्या? कैमूर की पहाड़ी में तमसा कुंड नामक जलाशय से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखना। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप लोग एक नाम और याद रखना, या फिर मैं कहूं आप लोगों से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर आप लोग लिख लेना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहां पर मैंने लिख दिया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद दोस्तों ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को ये कहां पर जाकर मिलती है, तो ये आप लोग याद रखना। अब इसकी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करते हैं। इसकी सहायक नदियां मिलेंगी दोस्तों आपको यहां पर देखना, जैसे कि यहां पर मिलेगी आपको बीहड़। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बीहड़ नदी। बीहड़ नदी की एक सहायक नदी मिलेगी दोस्तों आपको, जिसका नाम आपको मिलेगा बिछिया नदी। क्या नाम मिलेगा? बिछिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिछिया नदी। ये रही आपकी बिछिया नदी। और यहीं पर आप लोग देखोगे तो यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहीं पर आपको मिलेगा रीवा। क्या मिलेगा? रीवा। यहां पर आपको मिलेगा चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। सॉरी दोस्तों,
ये चचाई जलप्रपात है और चचाई जलप्रपात की ऊंचाई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 130 मीटर। तो यहां पर आप लोग लिख लेना 130 मीटर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखोगे बीहड़ नदी हो गई, बिछिया हो गई। उसके बाद आपको एक सहायक नदी मिलेगी इसकी, जिसका नाम मिलेगा महाना। क्या नाम मिलेगा? महाना। तो यहां पर आप लोग लिख लेना महाना नदी। महाना नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा आपको, एक जलप्रपात मिलेगा और उस जलप्रपात का नाम आपको मिलेगा केवटी जलप्रपात। तो यहां पर आप लोग लिख लेना केवटी जलप्रपात। ये रहा आपका केवटी जलप्रपात। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसकी अगली सहायक नदी देखो, यहां पर इसकी एक अगली सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा बेलन। क्या नाम मिलेगा? बेलन। तो यहां पर आप लोग लिख लेना बेलन, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको बेला है, बेलन या फिर बेला है। उसके बाद जरा और गौर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। इसी की एक सहायक नदी मिलेगी, इसी की एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा सैलर, सैलर या फिर मैं कहूं आप लोगों से औदा नदी, सैलर या फिर कहूं मैं आप लोगों से औदा नदी। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देखना, इस पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा बाहुटी जलप्रपात। तो यहां पर आप लोग लिख लेना बाहुटी जलप्रपात। इस बाहुटी जलप्रपात की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 198 मीटर। कितनी मिलेगी? 198 मीटर। इसे आप लोग याद रखना। तो दोस्तों ये रही आपकी टॉन्स, टमस या फिर तमसा नदी। अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जलप्रपात और मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा पूर्वा जलप्रपात। तो यहां पर आप लोग लिख लेना। अब आप लोगों से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं ये जरा और देख लो। जैसे कि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि रीवा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों रीवा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बीहड़ नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर परीक्षा में बीहड़ नहीं आएगा तो परीक्षा में आएगा बिछिया। ठीक है, तो आप लोग बीहड़ और बिछिया दोनों ही याद रखना। उसके बाद आगे देख लो। आगे आप लोग देखोगे तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है चचाई जलप्रपात। ये क्या है? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात की दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं तो यह है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 130 मीटर। कितनी मिलेगी? 130 मीटर यहां पर मिलेगी। तो यहां पर मैंने लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये तो दूसरा जलप्रपात है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर ये तो दूसरा जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का पहला जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो मिलेगा आपको बाहुटी जलप्रपात, और इस बाहुटी जलप्रपात की जो ऊंचाई है मिलेगी आपको लगभग 198 मीटर मिलेगी। ये लगभग 198 मीटर मिलेगी। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किस नदी पर है तो सैलर या फिर औदा नदी पर मिलेगा। और ये जो सैलर या फिर औदा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग बता देना बेलन या फिर बेलहे की। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुल लंबाई आपको मिलेगी 265 किलोमीटर। लगभग कितनी मिलेगी? 265 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार की। अगर मैं आप लोगों से विस्तार की बात करूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक तो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश। और दूसरा कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप लोग लिख लेना मध्य प्रदेश, और यहां पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। ये टॉन्स, टमस या फिर तमसा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। ये हमारी टॉन्स या फिर टमस नदी हो चुकी है। अब हम लोग जिस नदी की तरफ बढ़ रहे हैं उस नदी का नाम आपको मिलेगा सोन नदी। क्या नाम मिलेगा? सोन नदी।
तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। सोन नदी, आप लोग हेडिंग लगाइएगा सोन नदी। सोन नदी, यहां पर मैंने लिख दिया सोन नदी। हम लोग बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो सोन नदी ये यहां से बहेगी और ऐसी बहती हुई जाती है, और ये जाकर मिलती है दोस्तों, ये नदी जाकर मिलती है आपकी गंगा नदी में। किस नदी में जाकर मिलती है? तो आप लोग बता देना, गंगा नदी में जाकर मिलती है। गंगा नदी में भी कहां पर जाकर मिलती है? तो आप लोग वो भी बता देना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये जाकर मिलती है, यहीं पर मिलेगा आपको दीनापुर। क्या नाम मिलेगा? दीनापुर। और दोस्तों ये जो दीनापुर है, दीनापुर मिलेगा आपको पटना में। कहां पर मिलेगा? पटना में। और पटना मिलेगा आपको बिहार राज्य में। कहां पर मिलेगा? बिहार राज्य में मिलेगा। तो ये आप लोग लिख लेना। अब दोस्तों इसके उद्गम की बात होती है, तो इसके उद्गम की बात कर लेते हैं। इसके उद्गम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है अमरकंटक की चोटी से। तो यहां पर आप लोग लिख लेना अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी से होता है, या फिर मैं कहूं आप लोगों से पुष्पराजगढ़ तहसील। पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील लिख दिया। पुष्पराजगढ़ तहसील दोस्तों आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पर मिलेगी? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। तो यहां पर मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। या फिर दोस्तों मैं कहूं आप लोगों से, यहां पर आप लोग देख लेना, यहां पर लिख देता हूं मैं मैकाल रेंज, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं आप लोगों से मैकाल रेंज, तो यहां पर लिखा हुआ है मैकाल रेंज। इसे आप लोग याद रखना कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर मिलेगा? पुष्पराजगढ़ तहसील में। पुष्पराजगढ़ तहसील कहां पर मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। और ये जो दोस्तों यहां पर पूरे की मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? मैकाल रेंज से। अब यहां पर देखो इसकी कुछ सहायक नदियां मिलेंगी। सोन नदी की कुछ सहायक नदियां मिलेंगी, जैसे कि यहां से आपको मिलेगी जोहिला। जोहिला के साथ साथ एक नाम और मिलेगा आपको, यहां पर इसकी एक नदी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा रेहंद। और इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा गौपद। और इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा बनास। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, ये सोन नदी है। सोन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि जोहिला, रेहंद, गोपद, और क्या मिलेगी आपको? बनास यहां पर आपको मिलेगी। तो ये आप लोग लिख लेना। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये चंबल, ये सोन नदी है, और सोन नदी के कुछ उपनाम जान लेते हैं हम लोग। कुछ उपनाम इसके महत्वपूर्ण है। सोन नदी के उपनाम दोस्तों आपको मिलेंगे, इसे कहा जाता है स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नदी के साथ साथ दोस्तों इसे हिरण्य नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हिरण्य नदी। हिरण्य नदी के साथ साथ दोस्तों इसे कहा जाता है सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, सोन नदी तो मैंने लिखा ही है दोस्त, सोन नदी नहीं, यहां पर लिखो। एक तो हो गया स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, हिरण्य नदी के नाम से जाना जाता है, और अगला आप लोग लिखना वाल्मीकि ने रामायण में इस नदी को शुभागधि कहा है। तो इसे आप लोग याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। शुभागधि कहा है, तो इसे आप लोग याद रखना, शुभागधि कहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलेगा, बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष सोन नदी के तट पर ही गुजारे हैं। तो यहां पर आप लोग लिखना, बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इसी नदी के तट पर गुजारे हैं। तो ये आप लोग याद रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोन नदी के उपनाम मिलेंगे, स्वर्ण नदी मिलेगा,
हिरण्य नदी मिलेगा। वाल्मीकि ने रामायण में इस नदी को क्या कहा है? सुभागति कहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखना। और बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इसी नदी के तट पर गुजारे हैं, और ये रही आपकी कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई जरा देख लो आप लोग। इसकी लंबाई आप लोगों को मिलेगी 780 किलोमीटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई दोस्तों आपको मिलेगी 780 किलोमीटर। तो यहां पर आप लोग लिख लेना 780 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग आगे यहां पर और देख लो जरा। यहां पर अगर मैं आप लोगों से विस्तार की बात करूं कि जो सोन नदी है, सोन नदी का विस्तार कहां पर मिलेगा आपको? तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, देखो सबसे पहले ये कहां पर? मध्य प्रदेश में मिलेगी। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों ये जाती है उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये जाकर कहां पर जाएगी? बिहार में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिहार। तो दोस्तों सोन नदी का जो विस्तार आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा भारत के 3 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आप लोगों ने देखा, आप लोगों को मिला उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आप लोगों ने देखा कौन सा मिला? बिहार। यहां पर ये बिहार लिखा हुआ है। तो ये रही दोस्तों आप लोगों की सोन नदी। सोन नदी से जितने भी प्रश्न आएंगे मुझे लगता है कि आप लोगों से बन जाएंगे, तो इसे आप लोग याद रखना। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा आगे चले। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपकी सोन नदी हो गई। सोन नदी के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं सोन नदी के बाद हम लोग चलते हैं वर्धा नदी की तरफ। तो यहां पर आप लोग हेडिंग लगाना वर्धा नदी। इसको देखना जरा, वर्धा नदी को ध्यान से समझना। यहां पर दोस्तों वर्धा नदी की मैं आप लोगों से बात करूं तो वर्धा नदी यहां पर आपको मिलेगी। सबसे पहले तो यहां पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा पेनगंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पेनगंगा। और फिर आपको मिलेगी एक नदी, जिस नदी का नाम आप लोग देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्धा नदी। ये वर्धा नदी रही आपकी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्धा नदी। ये वर्धा नदी रही। वर्धा नदी का उद्गम होता है दोस्तों वर्धन की पहाड़ी से। वर्धन की पहाड़ी। और ये जो वर्धन की पहाड़ी है दोस्तों, ये मिलेगी आपको बैतूल में। कहां पर मिलेगी? बैतूल जिले में। तो यहां पर मैंने लिख दिया बैतूल में। उसके बाद दोस्तों यहीं पर देखना आप लोग, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम आपको मिलेगा वेनगंगा नदी। क्या नाम मिलेगा? वेनगंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेनगंगा। वेनगंगा नदी का जो दोस्तों उद्गम होता है, ये होता है पारसवाड़ा से। और ये पारसवाड़ा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आपको मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां देख लो आप लोग। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर आपको मिलेगी पेच। तो यहां पर आप लोग लिख लेना पेच। पेच के बाद यहां पर आपको मिलेगी कान्हन। तो यहां पर आप लोग लिख लेना कान्हन। कान्हन के बाद यहां पर आपको मिलेगी बावन थड़ी। तो यहां पर आप लोग लिख लेना बावन थड़ी। और दोस्तों ये सभी नदियां जाकर मिलती हैं, यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, जिस नदी का नाम आपको मिलेगा गोदावरी नदी। क्या नाम मिलेगा? गोदावरी नदी। तो आप लोग बता देना गोदावरी नदी। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर आप लोग लिख लेना बंगाल की खाड़ी। ओके, तो यहां पर आप लोग लिख लेना बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर कुछ बातें और जान लो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आपका जो बालाघाट है, बालाघाट आपको मिलेगा वेनगंगा नदी के तट पर। कहां पर मिलेगा? वेनगंगा नदी के तट पर मिलेगा आपको बालाघाट। दोस्तों वर्धा एवं वेनगंगा के संगम के बारे में कहा जाता है। वर्धा एवं वेनगंगा नदी का जो संगम है वो कहलाता है आपका प्राणहिता। तो ये आप लोग यहां पर लिख लेना वर्धा प्लस वेनगंगा। यहां पर मैं लिख देता हूं वर्धा और वेनगंगा का जो संगम है वो कहलाता है प्राणहिता। आप लोग यहां पर लिख लेना प्राणहिता।
यहां पर मैंने लिख दिया प्राणता। दोस्तों दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो नदी मिलेगी आपको वैनगंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली सर्व प्रमुख नदी। आप लोग भी लिख लेना, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली सर्व प्रमुख नदी। तो यहां पर मैंने आपको लिख दिया। ये आप लोग याद रखना, ये रही आपकी वर्धा नदी। वर्धा नदी से कोई भी प्रश्न बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मिस करोगे, आप लोग सारे के सारे प्रश्न आप लोगों से बनेंगे। तो यहां पर लिख लो आप लोग वर्धा नदी। अगर ये नदी क्लियर है दोस्तों तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा, आगे हेडिंग मिलेगी आपको ताप्ती नदी। कौन सी नदी मिलेगी? ताप्ती नदी, या फिर मैं कहूं आप लोगों से तापी नदी। तो आप लोग हेडिंग लगाओ तापी या फिर ताप्ती नदी। ताप्ती, इसे एक नाम और दिया जाता है तापी, और इसका एक नाम और मिलेगा, इसका उपनाम मिलेगा आपको सूर्य की पुत्री। तो यहां पर आप लोग लिख लेना सूर्य की पुत्री। ताप्ती नदी, सूर्य की पुत्री और तापी, ये नाम मिलेंगे आपको। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है और कहां पर जाकर ये मिलती है या फिर गिरती है। तो यहां पर डायग्राम में थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहां पर समझा देता हूं दोस्तों। ये अगर मैं इसकी आप लोगों से बात करूं तो ये रहा आपका भारत, और यहीं पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा आपका मध्य प्रदेश। यहां पर मध्य प्रदेश की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस नदी का उद्गम होता है यहां पर आपको मिलेगा, सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पर बना देता हूं। यहां पर आपको एक जगह मिलेगी जिस जगह का नाम आपको मिलेगा, यहां पर लिखना आप लोग मुल्ताई की पहाड़ी। मुल्ताई की पहाड़ी। और दोस्तों ये जो मुल्ताई की पहाड़ी है, मुल्ताई की पहाड़ी मिलेगी आपको बैतूल में। कहां पर मिलेगी? बैतूल जिले में। या फिर मैं कहूं आप लोगों से, यहां पर आप लोग लिख लेना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहां पर आप लोग लिख लेना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यहां से उद्गम होता है आपकी ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी ऐसी बहती हुई जाती है, ऐसे बहती है और फिर जाती है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद यहां पर जाती है ये गुजरात में, और उसके बाद ये जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है और दोस्तों ये ज्वार नदमुख या फिर मैं कहूं आप लोगों से एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है और कहां पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो यहां पर आप लोग लिख लेना खंबात की खाड़ी। और यहीं पर आप लोगों को एक शहर मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा, यहां पर लिख लेना आप लोग, यहां पर आपको मिलेगा सूरत। क्या नाम मिलेगा? सूरत। यह सूरत आपको मिलेगा गुजरात में। अब यहां पर आप लोगों ने लोकेशन देख ली, अब मैं अलग से बता देता हूं। यहां पर देखना, यह आपको नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी आपको? आपकी ताप्ती नदी। ये रही आपकी ताप्ती नदी। अब यहां पर देखना दोस्तों, चलिए यहां पर देखना आप लोग, ये रही आपकी ताप्ती नदी। अब यहीं पर देखना आप लोग दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल से होता है। और ये कहां पर जाकर गिरती है? तो आप लोग बता देना, ये जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में। उसके बाद यहां पर आप लोग देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, जैसे कि बैतूल तो मिलना ही है, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहां पर, आप लोग लिख लेना बैतूल। एक सेकेंड, यहां पर आप लोग लिख लेना। सबसे पहले तो यहां पर लिखो आप लोग, जो महत्वपूर्ण है वो आपको मिलेगा यहां पर बुरहानपुर। बुरहानपुर मिलेगा। बुरहानपुर के बाद यहां पर आप लोग देखना, यहां पर आपको एक नाम मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा भुसावल।
और भुसावल के साथ साथ जैसे कि यहां पर आपको मैंने बताया एक नाम मिलेगा आपको सूरत। क्या नाम मिलेगा? सूरत मिलेगा। यहां पर अब आप लोग देखना थोड़ा, अगर मैं आप लोगों से भुसावल की बात करूं दोस्तों, तो भुसावल मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। कहां पर मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र। उसके बाद आप लोग चलोगे आगे, आपको आगे मिलेगा आपको सूरत। सूरत की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहां पर मिलेगा? आपको गुजरात राज्य में मिलेगा। और ये जो सूरत है दोस्तों, यह हीरा तराशने एवं कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, हीरा तराशने एवं कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। कपड़ा उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना। अब दोस्तों यहां पर कुछ प्रश्न और समझ लो, एक दो प्रश्न और हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर अगर कोई आप लोगों से कोई पूछे कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर लिख लेना कुल लंबाई। ताप्ती नदी की कुल लंबाई दोस्तों आपको मिलेगी लगभग 724 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 724 किलोमीटर। तो यहां पर आप लोग लिख लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देखो 724 किलोमीटर मिलेगी। अगर आप लोगों से कोई कहे कि विस्तार कहां पर है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम ही होता है। और यहां पर आपको क्या मिला? भुसावल, जो कि कहां पर मिलेगा? महाराष्ट्र में। उसके बाद आपको मिला सूरत, जो कि कहां पर मिलेगा? आपको गुजरात में। तो इसका जो विस्तार मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहां पर मिलेगा? गुजरात में। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।